नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। धीरे धीरे ब्रिक्स, जो कि बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक 5 देशों का ग्रुप था, और अब धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन होता जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो इसको नेटो के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। भारत की समस्या ये है कि इसके अंदर अब कई मेंबर ऐसे आ रहे हैं जो चीन के फेवरेट है। अब पाकिस्तान भी इसके अंदर आना चाहता है। अब लेटेस्ट इसमें हैरान करने वाली बात है कि टर्की ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है। अब टर्की को भी समझ आ गया, हालांकि कहने को टर्की नेटो का मेंबर है। टर्की जो है नेटो का मेंबर है, लेकिन वो हाफ नेटो मेंबर है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, लेकिन नेटो का मेंबर है वो। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेटो का मेंबर होके वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, और एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि भी की है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया है। अब व्लादिमीर पुतिन के जो एक प्रवक्ता हैं, दिमित्री पेस्कोव, उनका कहना था कि टर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। टर्की तो नेटो का मेंबर है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका की है, और नेटो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में बना था। इसे बनाने वाले देश अमेरिका, कनाडा और अन्य पश्चिमी देश थे। तब इसे सोवियत यूनियन से रक्षा के लिए बनाया गया था। तब दुनिया बाइपोलर थी, रशिया और अमेरिका। लेकिन धीरे धीरे अब टर्की पहला ऐसा नेटो कंट्री आया है जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। अब ब्रिक्स जो है वो डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उसका ग्रुप है। ब्राज़ील, रशिया, चाइना सभी डेवलपिंग है। हालांकि रशिया काफ़ी अमीर है, चीन भी अमीर है देखा जाए तो, टर्की भी अमीर है, वो गरीब तो है नहीं। लेकिन ब्रिक्स जो है अब नेटो को चुनौती देने वाला या पश्चिमी देशों को चुनौती देने वाला ग्रुप बनता जा रहा है। भारत इसमें आइसोलेट हो रहा है, क्योंकि कई नए मेंबर जो हैं जो ब्रिक्स के अंदर ले लिए गए हैं, और वो जो नए ब्रिक्स मेंबर है वो भारत नहीं चाहता था कि अल्टीमेटली क्या कहते हैं कि कुछ मेंबर जिनको लिया गया था वो चीन के प्रभाव में लिया गया था। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें घटी हैं तो भारत की इच्छाओं के वो खिलाफ जा रही हैं। अब नए जो मेंबर आए हैं ख़ास तौर से वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल मेंबर हैं। इसमें देखा जाए तो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई अनइन्फ्लुएंशियल मेंबर है। इसमें ईरान भी है, इजिप्ट भी है, इथियोपिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया भी कहते हैं कि हाँ भाई हम भी अब यहाँ पे आने को बिल्कुल और बिल्कुल तैयार हैं। तो टर्की भी अब अप्लाई कर रहा है ख़ास तौर से इसमें आने के लिए। ये खबर अब सब जगह पूरी दुनिया में आग की तरह फैली हुई है। इस बात से अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान होगा तो वो मुझे लगता है कि वो परेशान होगा ख़ास तौर से अमेरिका और वेस्टर्न नेशन की। आप तो नेटो मेंबर हो, आप ब्रिक्स में क्या करना चाहते हो। अब ऐसे में अगर वो नेटो में भी रहता है और ब्रिक्स में रहता है, मुझे लगता है कि भारत की ओर से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ब्रिक्स में नेटो का सदस्य कैसे आ सकता है, टर्की कैसे आ सकता है। लेकिन उसको तो चाइना से समर्थन मिल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और फिर उसका एजेंडा जो है वो बेसिकली आर्थिक है। ब्रिक्स का जो एजेंडा है आर्थिक है, राजनीतिक भी है, और फिर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सत्ता का संतुलन है उसकी ओर भी जाना चाहता है। तो टर्की अगर आना चाहता तो उससे क्या है, मुझे लगता है कि ब्रिक्स में अगर टर्की आता है, और रूस से टर्की के अच्छे संबंध हैं, चाइना के टर्की से अच्छे संबंध हैं, तो टर्की को लाने के लिए रशिया काफ़ी कोशिश करेगा, इवन चाइना भी कोशिश करेगा। बाकी कई देश हैं जो अरेबियन देश हैं, ईरान वगैरह है, या सऊदी जो आना चाहते हैं वो भी चाहेंगे कि ब्रिक्स में वो आए। तो ब्रिक्स धीरे धीरे विकसित होता हुआ एक पावरफुल ग्रुप बनता जा रहा है। अब सवाल है कि जब रूस टर्की को ब्रिक्स में शामिल करने का समर्थन कर रहा है, तो फिर भारत नहीं चाहेगा कि ब्रिक्स में वैसे देश शामिल हों जो भारत के विरोधी माने जाते हैं, और टर्की को भारत का विरोधी माना ही जाता है। अब जब ब्रिक्स के विस्तार की बात हो रही थी तो तब भी लगता था कि अब ब्रिक्स जो है आउट एंड आउट एक चीन मॉडल पर चलना शुरू हो गया। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर पूरी की पूरी चाइना का ब्रांड बन चुका है, और वहाँ पे जो एक किस्म से कहा जाए जो सारी की सारी जो कंट्रोलिंग यूनिट्स हैं वो सभी एक किस्म से कहा जाए तो वो चीन के हाथ में आ गए हैं। अब SCO जैसे शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी इंडिया भी है, चाइना भी है, रूस भी है, उसमें पाकिस्तान भी है। लेकिन ब्रिक्स की प्रतिद्वंद्विता कुछ अलग किस्म की है। तो भारत और चीन के अलावा अभी
ईरान भी है, सऊदी, मिस्र, इथियोपिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बहुत सारे ऐसे देश हैं और यूएई भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो विस्तार हो रहा है ब्रिक्स का है तो ऐतिहासिक, लेकिन क्या ये विस्तार भारत के हक में है? तो उसका उत्तर है नहीं। रिपोर्ट में कहा गया, अभी जो लेटेस्ट है कि 2 सितंबर की एक रिपोर्ट है कि कुछ महीने पहले टर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दिया और एर्डोगान भी कई बार कह चुके हैं कि टर्की ब्रिक्स में सदस्य बनने की ख्वाहिश रखता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई, 2010 में ये पहले ब्रिक था, बाद में एस यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ब्रिक्स हो गया। फिर उसके बाद ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई ये शामिल हुए। अब सऊदी भी इसके अंदर आ रहा है। अजरबैजान ने भी इसमें ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। तो एक किस्म से कहा जाए तो ब्रिक्स की जो आवाज़ है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स की बैठक होने जा रही है, अगले महीने होने जा रही है और वहाँ पे सभी देश आएंगे। तो एर्डोगान जो है ब्रिक्स में क्यों आना चाहते हैं, ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि शायद टर्की एक स्वतंत्र विदेश नीति की ओर बढ़ते दिखते हैं और वो चाहते हैं कि हम सिर्फ नेटो के मेंबर के तौर पर ना देखे जाएं। टर्की यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसे जगह नहीं मिली। कई लोग कहते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी देश होने के कारण टर्की को ईयू में जगह नहीं मिलती है। ऐसे में टर्की अपनी पहचान को लेकर स्ट्रगल करता है। तो क्या होता है कि नेटो में होने के बावजूद टर्की की जो सोच है वो नेटो की सोच से अलग हो जाता है। नेटो सारा का सारा देखा जाए तो इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन टर्की इजराइल के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है। तो यहाँ से विरोधाभास की स्थितियाँ पैदा होती हैं। अब एर्डोगान ने अभी पिछले महीने की बात है, 2 महीने पहले की बात है, तब ये कहा था कि टर्की को ईस्ट और वेस्ट दोनों के साथ रिश्ते रखने चाहिए, यानी कि फिर रूस, चीन और अमेरिका सबकी बात कर रहा है। उनका कहना था कि हम यूरोपियन यूनियन और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इनमें से किसी एक को नहीं चुनना है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम एक बैलेंस बना के चलें। टर्की 1952 में नेटो का मेंबर बना था, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की जो बातचीत थी 2005 में हुई थी। आज 19 साल हो गए, लेकिन नेटो का मेंबर होने के बावजूद अभी तक उनको ईयू का मेंबर नहीं बनाया गया है। अब इसके बारे में कई बातें मुझे लगता है, लेकिन टर्की के ब्रिक्स में शामिल होने की ख्वाहिश को कई लोग कहते हैं कि आप ये मत देखिए कि वो वेस्ट से अपना मुंह मोड़ना चाहता है, क्योंकि टर्की बेसिकली एक कॉन्फ्लुएंस है, संगम है, वेस्टर्न कल्चर का और ईस्टर्न कल्चर का, दोनों का एक संगम है। तो चीन और रूस का जो रुख ये कि ब्रिक्स का विस्तार होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, और पश्चिम देशों के सामने वो ब्रिक्स को खड़ा करना चाहते हैं। और ब्रिक्स का सदस्य अगर टर्की बनता है तो बड़ा दाम होगा। तो यूरोपियन संघ का एक उम्मीदवार और नेटो सदस्य ब्रिक्स का सदस्य बन जाएगा। ये भी एक अजीब सी बात है कि नेटो का मेंबर ब्रिक्स का मेंबर बन रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, मैं अभी इसके आगे क्या कहूँ, लेकिन नेटो सदस्यों में इस बीच टर्की के इस रुख के प्रति मतभेद भी देखने को मिले हैं। चीन इस समय यूक्रेन की जंग में रूस के साथ है, और जबकि बाकी नेटो कंट्री सब यूक्रेन के साथ हैं। तो ब्रिक्स के समूह में चीन की जो भूमिका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ब्रिक्स का मुख्यालय वो भी चीन के शंघाई में है, और तो कहीं है नहीं। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ब्रिक्स के जरिए टर्की जो है अपने आप को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटजिकली खुद को मजबूत करना चाहता है। अब मुझे लगता है कि जो एक राइवलरी है वेस्टर्न ब्लॉक में और ईस्टर्न ब्लॉक में, अब वो बिल्कुल साफ साफ नज़र आनी शुरू हो गई है। और ब्रिक्स की बढ़ती हुई सो कॉल्ड, जो एक तरह से क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी कहा जाए, या फिर उसका जो इन्फ्लुएंस है, और साथ में एक ब्रिक्स करेंसी आने की बात भी हो रही है, जो कि मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग करेंसी हो सकती है डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में। तो उसके मामले में भी हम ये कह सकते हैं कि ये एक फ़ाइट है डी डॉलराइजेशन की भी। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन जीडीपी के मामले में अब जो ब्रिक्स देश है उन्होंने G7 को पीछे छोड़ दिया है, और 40% आबादी वाले ब्रिक्स देशों की जीडीपी में इस समय 1/3 हिस्सेदारी है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी जो है वो अब देखा जाए तो ब्रिक्स की ओर जुड़ती जा रही है। अब दरअसल IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या ADB हो या बाकी हो, वो भी अब ब्रिक्स को एक क्या कहते हैं कि उसकी आवाज़ को ज़्यादा सुना जा रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर कारोबार हो या फाइनेंशियल इंक्लूज़न हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ मौके ज़्यादा मिलेंगे।
तो वेस्ट को निराशा तो होगी, लेकिन अब किया क्या जाए। अब जो हो रहा है तो वो तो अब सबके सामने है। अब मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर आप ब्रिक्स को तो और मजबूत होता देखेंगे। शायद उसमें चीन का जो प्रभुत्व है उसको भी आप तेज़ी से बढ़ता हुआ देखेंगे, और वो अपने आप में काफ़ी परेशान करने वाला है भारत को, क्योंकि भारत एससीओ ग्रुप में जो शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप था उसके अंदर अब अनकंफर्टेबल फील करता है और वहाँ से अपने आप को हटाने की कोशिश कर रहा है। और इन हालातों में भारत के पास कोई चांस नहीं बचेगा कि वो ब्रिक्स से भी अपने आप को दूर करे, लेकिन कितना दूर कर पाएगा, और ज़्यादा दूर करेगा तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ें भारत की है, क्योंकि वहाँ पर फिर पाकिस्तान भी आने के चक्कर में, टर्की भी आने के चक्कर में, ईरान भी है, रूस है, चीन है। तो फिर अगर भारत ब्रिक्स से बाहर रहता है और नेटो से भी बाहर है तो फिर भारत आइसोलेशन की स्थितियों में भी जा सकता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।